नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीनी की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए सरकार लगा सकती है वायदा पर रोक। वित्त मंत्री ने की खाद्य, कंज्यूमर अफेयर्स और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक। अब कैश का खेल होगा खत्म। 3 लाख से ज्यादा नकदी की लेन देन पर जल्द लगेगी पाबंदी। 15 लाख से ज्यादा नकद रखने पर भी लग सकती है रोक। नए आरबीआई गवर्नर से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की 2% कर सस्ता करने की अपील। कहा, ऊंची ब्याज दरों से इंफ्रा कंपनियों की हालत खराब। धनिया वायदा में भारी गड़बड़ी। 3 दिन में एक्सचेंज के गोदामों में डीमेट स्टॉक दोगुना बढ़ा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद जागा एनसीडीएक्स। कहा, मामले की होगी जांच। बाजार में मुनाफा वसूली हावी। निफ्टी 8650 के नीचे फिसला। आईटी और फार्मा शेयरों की पिटाई। ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद सिंधु और दीपा का जोरदार स्वागत। देश का मान बढ़ाने के लिए मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन मैराथन धावक जैशा के साथ भारतीय अधिकारियों के बर्ताव से पूरा देश शर्मसार। रियल में मैं मरने से बच के इधर में पहुंच गई। इतना लोगों का, इतना करोड़ लोगों का प्रेयर के ऊपर ही मैं आज इधर ही हूं। रेनो ने लॉन्च की 1 लीटर इंजन वाली क्विड। कीमत होगी 3,85,000 रुपए। आवाज एट 9 में सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर से जुड़ी एक बड़ी खबर कि इस त्योहारी सीजन में आपकी चीनी की मिठास बढ़ सकती है। बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार चीनी वायदा पर रोक लगा सकती है। इस खबर पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, चीनी की बढ़ती कीमत पर सरकार हरकत में दिख रही है। आज वित्त मंत्री ने इस मामले में बैठक भी की है, तो क्या हम चीनी वायदा पर रोक लगते हुए देखेंगे? क्या एक्शन ले सकती है सरकार? हालांकि इस बैठक में कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन समझा यह जा रहा है कि सरकार अगले कुछ दिनों तक चीनी की कीमतों की समीक्षा करेगी और अगर चीनी की कीमतें बेतहाशा बढ़ती रहें तो सरकार चीनी के वायदा कारोबार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा सकती है। हालांकि वायदा कारोबार के जरिए ज्यादा कीमतें बनावटी तौर पर ना बढ़े, इसके लिए पहले ही एनसीडीएक्स ने मार्जिन मनी बढ़ा दिया था, लेकिन अब भी कीमतें कई जगहों पर, खासतौर से दिल्ली में 42 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। तो सरकार की चिंता यह है कि त्योहारी सीजन में अगर कीमतें और ज्यादा बढ़ गई तो महंगाई में और ज्यादा योगदान चीनी का बढ़ जाएगा। यही वजह है कि सरकार अब चीनी के वायदा कारोबार पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय, फूड मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें खाद्य राज्य मंत्री भी शामिल हुए। इन पर उनकी राय ली गई है, लेकिन अंतिम फैसला अभी लिया जाना बाकी है। जी लक्ष्मण, शुक्रिया इस खबर के लिए। लेकिन इस खबर पर और बातचीत करते हैं एसएमसी कॉम्ट्रेड के रवि सिंह से। रवि, क्या लगता है आपको, अगर सरकार चीनी वायदा पर रोक लगाती है तो कितना प्रभावी होगी रोक और किस हद तक काबू में आएंगे चीनी के दाम? देखिए विपिन जी, ये कंटिन्यू है कि 15 और 16 में जो प्रोडक्शन हमारा 28.3 मिलियन टन के आसपास होता था, वो इस साल घट करके 25 मिलियन टन है और अगले साल का जो आउटलुक है वो 23.26 मिलियन टन का है। तो इसीलिए इतनी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि त्योहारी सीजन में शुगर के रेट अननेसेसरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, जिससे कि गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और इसीलिए उन्होंने बाइंग साइड पे मार्जिन भी इंक्रीज किया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे स्टेप उठाए पहले उठा लिए जाएंगे तो त्योहारों के सीजन में खास तौर से तो चीनी के भाव में थोड़ा कंट्रोल रहेगा और बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि वायदा बाजार में अगर देखें तो कंटिन्यू इसका रिफ्लेक्शन, जो ये 1-to-1 टॉक चल रहा था उसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिला। जो भाव 3800 थे वो आज वायदा बाजार के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 3570 के पास है। तो कहीं ना कहीं से ये एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और अगर वायदा बंद होता है तो एक स्पेकुलेशन जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा। जी रवि, बहुत शुक्रिया। तो सरकार रोक लगाने की यहाँ पर विचार में है चीनी वायदा पर। जैसा रवि भी कह रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो त्योहारी सीजन में चीनी की कीमतें बेतहाशा नहीं बढ़ेंगी, कंट्रोल में रहेंगी। और अब बात करेंगे कैश के खेल की, क्योंकि अब कैश का खेल खत्म होने वाला है और सरकार ने ब्लैक मनी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अब चलने वाला है ब्लैक मनी पर हथौड़ा। 3 लाख से ज्यादा का कैश या कहें नकदी के लेन देन पर जल्द पाबंदी लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने 3 लाख से ज्यादा के नकद लेन देन पर बैन लगाने की सिफारिश की थी। खबर है कि सरकार ने सिफारिश को मान लिया है। एसआईटी ने नकदी रखने के लिए अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तय करने की भी सिफारिश की है। इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ब्लैक मनी को लेकर सरकार क्या कड़े कदम उठाने जा रही है?
एक प्रस्ताव तो ये है कि 3 लाख रुपए या इससे ज्यादा के नगद यानी कैश के लेन देन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक खास प्रावधान जोड़ा जाएगा और जिसके तहत ये कहा जाएगा कि अगर कोई शख्स 3 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन करते हुए पकड़ा गया तो वो गैर कानूनी माना जाएगा और उसके ऊपर उस रकम को तो जब्त कर ही ली जाएगी, साथ ही साथ एक मोटा अच्छा खासा जुर्माना भी लगाया जाएगा और संगीन मामलों में जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स एक ही समय में एक बार में 3 लाख रुपए या इससे ज्यादा नगद किसी बैंक से निकालता है तो बैंकों को कहा जाएगा कि वो तुरंत इसकी सूचना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे। ये सिफारिश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई थी काले धन पर रोक लगाने के लिए उसने की थी और उसी SIT की सिफारिश के आधार पर सरकार ये प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस SIT ने एक और सिफारिश की थी, वो ये कि किसी भी शख्स के पास एक समय में 15 लाख रुपए से ज्यादा कैश ना रहे, इसका भी सरकार प्रावधान करे। लेकिन इस पर इंडस्ट्री की राय ये थी कि 15 लाख की अधिकतम सीमा काफी कम है, तो सरकार इस प्रस्ताव को कॉन्सेप्ट के तौर पर, भावनाओं के तौर पर तो मान रही है, लेकिन 15 लाख की सीमा शायद सरकार ना माने, इस सीमा को काफी ज्यादा बढ़ा दे और हर शख्स के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए ये सीमा अलग अलग हो सकती है और इस प्रस्ताव को भी सरकार जल्द ही अंतिम मंजूरी देगी। हालांकि इस प्रस्ताव पर आम सहमति अभी तक नहीं बनी है, लेकिन कुल मिलाकर 2 बातें साफ है कि 3 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन पर सरकार रोक लगाने जा रही है और एक तय रकम से ज्यादा नगद रखने पर भी सरकार पाबंदी लगा सकती है आने वाले दिनों में। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे नए RBI गवर्नर उर्जित पटेल की। RBI के लिए उर्जित पटेल के नाम का अभी ऐलान ही हुआ है और सरकार ने उनसे रेट कट की उम्मीदें भी लगाना शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि रिजर्व बैंक के पास रेट कट करने की गुंजाइश है और इंडस्ट्री को भी इस वक्त सस्ते कर्ज की बेहद जरूरत है। For paying 11% or 12% interest cost for infrastructure projects is not economically viable. In the whole world, the interest cost is very less. I know the constraint of Reserve Bank and Finance Ministry, but I am expecting from them that he can reduce cost at least by 2%. And that can be a great thing for the infrastructure, where we can make the project economically viable. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल की गवर्नर के तौर पर नियुक्ति को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उर्जित महंगाई और ग्रोथ में बैलेंस बिठाएंगे। I welcome the appointment of Dr. Urjit Patel as the 24th Governor of the Reserve Bank of India. With his background in monetary economics, in monetary policies and his background in other fields, I am sure he will rise up to the occasion and he will keep in mind the requirements of monetary policy and the inflation target which has been now laid out in the Reserve Bank of India Act, and he will also balance the requirements of growth. इंडस्ट्री और मार्केट के दिग्गजों ने उर्जित पटेल को नया RBI गवर्नर बनाए जाने को थम्स अप दिया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के आदि गोदरेज का कहना है कि उर्जित पटेल एक बेहतरीन अर्थशास्त्री हैं और उनके आने से इकोनॉमी को फायदा होगा। उर्जित पटेल के कई क्वालिटीज है जिससे ये पोस्ट में बहुत अच्छी तरह उनका सक्सेस हो सकता है। एक तो यंग है, काफी एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है, RBI में भी काफी साल बिताए हैं और प्राइवेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट है, बहुत अच्छी तरह उनका एजुकेशन रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा सिलेक्शन है और देश को काफी फायदा रहेगा। IMF में काम किए, इंडिया डेस्क पर देखे, फिर इंडिया से वो जुड़े हुए थे इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 साल, और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है इंडिया के लिए, उसमें वो 10 साल काम कर चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया चॉइस है, समझते हैं इंडिया को भी, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को भी और RBI को भी। इस बार ओलंपिक खेलों में देश की बेटियों ने हिंदुस्तान की लाज बचाई। मेडल का सूखा पड़ा था तो बेटियों ने दम दिखाकर मेडल दिलाया। कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य तो सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतकर सुनहरा इतिहास लिखा। वहीं दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक्स में शानदार प्रदर्शन कर देश का दिल जीता। इसलिए अब सरकार इनका सम्मान भी कर रही है। इसीलिए जब PV सिंधु आज वतन लौटी तो उनका हैदराबाद में शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक विजय जुलूस निकाला गया और अब सरकार ने उनकी ताकत को देखकर खेल रत्न देने का ऐलान किया। इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार PV सिंधु, साक्षी मलिक और दीपा कर्माकर को दिया जाएगा।
सम्मान तो हो रहा है, लेकिन रियो से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिससे हर किसी का सिर शर्म से झुक जाए। ट्रैक पर मैं मर सकती थी, ये कहना है एथलीट ओपी जैशा का। दरअसल वो जब रियो ओलंपिक्स में मेडल के लिए दौड़ रही थी तो भारतीय अधिकारियों ने उन्हें पानी तक मुहैया नहीं कराया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि जैशा फिनिश लाइन से पहले ही बेहोश होकर ट्रैक पर गिर गई थी। मैराथन का नियम है कि हर देश के ओलंपिक अधिकारी अपने खिलाड़ियों के लिए 2.5 किलोमीटर पर या हर 2.5 किलोमीटर पर पानी का इंतजाम करते हैं ताकि रनर को पानी की कमी ना हो। इतना ही नहीं, संबंधित देशों के अधिकारी अपने एथलीट के लिए पानी, स्पंज, ग्लूकोज, बिस्कुट और एनर्जी जेल जैसे सामान लेकर खड़े रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जैशा जब दौड़ रही थी तो कोई भी भारतीय अधिकारी वहां मौजूद ही नहीं था। आइए हम जैशा की कहानी आपको सुनाते हैं, वो भी उनकी खुद की जुबानी। ना भारत से कोई नहीं था, हमारे उधर में कोई भी नहीं था ना। उधर में मैराथन कहाँ हो रहे, वो जगह में भी उधर का ऑफिशियल्स भी अरेंज नहीं किया था, वाटर पॉइंट अरेंज नहीं किया था। और हर कंट्री में अपना अपना ऑफिशियल्स रखा था, उसमें भी हमारा पानी नहीं था, पानी भी नहीं था और कोई रिकवरी ड्रिंक्स और नहीं तो फूड कुछ भी नहीं था। हम रियल में मैं मरने से बच के इधर में पहुंच गई। इतना लोगों का, इतना करोड़ लोगों का प्रेयर के ऊपर ही मैं आज इधर ही हूँ। मुझे इतना ही आप लोगों से बोलना है। इधर खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि इस पूरे मामले में ओलंपिक संघ और एसएफआई के अधिकारियों से सफाई मांगी जाएगी। आईओए जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वो इन सब चीजों का ध्यान रखती है। और इसके साथ साथ जो फेडरेशन है और जो फेडरेशन के पदाधिकारी वहां पर गए हुए हैं, उनका काम है इसका ध्यान रखना। जाहिर तौर पे मैं जरूर इस बात को देखूंगा कि इसमें हकीकत क्या है और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो उसका क्या कारण है कि इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। पूरा देश इस वक्त सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है, लेकिन आज तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने वो बोल गए जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिंधु को पुलेला गोपीचंद से बेहतर कोच उपलब्ध कराएगी ताकि अगले ओलंपिक खेलों में सिंधु गोल्ड मेडल जीत सके। बहुत हमारे लिए खुशी का इजहार करते हैं कि हमारे अपनी तेलंगाना की बेटी सारी दुनिया में एक नाम कमा गई है। सिंधु के लिए हम आगे बहुत अच्छा कोच देने का इरादा रखते हैं। उनके जो कोच है वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर उसके अलावा भी आगे नेक्स्ट इंटरनेशनल जो भी मैच होगा जरूर वो हमें पूरा यकीन है गोल्ड मेडल लेकर आएगी। सामाजिक मुद्दों पर लोगों के सुझाव लेने वाली संस्था लोकल सर्कल ने ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर एक सर्वे करवाया है, जिसमें लोगों से ये पूछा गया है कि आखिर खेलों में देश इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। क्या जवाब दिए लोगों ने, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है लोकल सर्कल के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार यतीश रजावत। तो यतीश साहब, क्या कहा है लोगों ने इस सर्वे में और किस तरह के सवाल आपने उनके सामने रखे? देखिए, जब हमने लोगों से ये पूछा कि जब भी हिंदुस्तानी कंटिजेंट इतने इंटरनेशनल इवेंट्स में जाता है तो क्यों मेडल नहीं जीत पाता। 341 या 300 से ज्यादा लोग गए और सिर्फ 2 मेडल लेके आए। तो लोगों का ये कहना था कि इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है हमारे देश में, करीब 26 स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो अलग अलग स्पोर्ट्स को कंट्रोल करती हैं। इन स्पोर्ट्स फेडरेशन में जो कंट्रोल है वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के पास नहीं है बल्कि पॉलिटिशियंस के पास है। इसी वजह से जो सिलेक्शन होता है वो सही नहीं होता, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो कभी सही नहीं होती, और एक नेपोटिज्म या मान लीजिए अफसरवाद जो इस पे स्पोर्ट्स फेडरेशन पे बैठा हुआ है, वो उसकी कोई मानक नहीं है कि मतलब आपने परफॉर्म किया या नहीं किया इस साल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, तो आपको लीडरशिप चेंज होनी चाहिए या नहीं, इसका कोई मापदंड ही नहीं है। तो लोगों का ये कहना था कि ये बदलाव बहुत जरूरी है। जी यतीश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि स्पोर्ट्स फेडरेशन या बॉडीज जो होती है वहां पर अगर खिलाड़ी ही रहे तो शायद बेहतर समझेंगे और खेल का ज्यादा यहाँ पर बेहतरी रहेगी। चलिए, इसी खबर के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद अगर आप अपने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो बहुत कुछ है मुंबई में ऑटोमेशन एक्सपो में आपके लिए। पूरी खबर दिखाएंगे ब्रेक के बाद।
दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस खराब काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। कंपनी ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल भी दिया है। कंपनी सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को ही बढ़ावा देगी। कंपनी ने नियम न मानने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया है। कर्मचारियों को निकालने जाने पर सफाई देते हुए इन्फोसिस ने कहा है कि कंपनी ने कोई छटनी नहीं की है। प्रदर्शन और अनुशासन के आधार पर कुछ लोगों को निकाला गया है, जो लगातार होता रहता है। पिछले साल के मुकाबले इसमें कुछ अलग नहीं है। कंपनी का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स में जितने लोग बताए गए हैं उससे काफी कम लोग निकाले गए हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव रहा। कारोबार की शुरुआत आज फ्लैट हुई थी, लेकिन जल्दी ही मुनाफा वसूली हावी हो गई। कारोबार के दौरान बाजार 8,620 के अहम स्तर के नीचे भी फिसल गया। हालांकि यूरोपीय बाजार खुलने के बाद थोड़ी रिकवरी आई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 97 और निफ्टी में 38 पॉइंट की गिरावट रही। आईटी, ऑटो, फार्मा, बैंक शेयर में मुनाफा वसूली देखी गई। वहीं एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में हल्की खरीदारी भी रही। देश का सबसे बड़ा ऑटोमेशन एक्सपो आज से शुरू हो गया। ये 26 अगस्त तक चलेगा। इस एक्सपो में एक से बढ़कर एक स्मार्ट और नई टेक्नोलॉजीज वाली मशीनों की प्रदर्शनी लगी है। इससे मेक इन इंडिया और देश में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। ये ऐसी मशीनें हैं जिन्हें आप शायद पहली बार देख रहे हैं। अक्सर ये आपको फैक्ट्री फ्लोर्स पर दिखेंगी, लेकिन भारतीय ऑटोमेशन एक्सपो के मौके पर इन्हें आप देख, छू और समझ भी सकते हैं। यहाँ एसएमई सेक्टर की 500 से भी ज्यादा नई कंपनियां अपनी नई टेक्नोलॉजी का मुजाहरा कर रहे हैं। ऑटोमेशन एग्जीबिशन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत विदेशी कंपनीज हैं जो उनके टेक्नोलॉजीज डिस्प्ले कर रही हैं और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम वो टेक्नोलॉजीज यहाँ पर लेके आ रहे हैं ताकि एग्जिबिटर्स डिस्प्ले कर सके वो क्या दे सकते हैं इंडस्ट्री को, और विजिटर्स इसमें से क्या उनके इंडस्ट्री में यूज करके वो अपग्रेड कर सकते हैं। About 40-50 companies, mainly from China, they are direct participation. ऑटोमेशन की खासियत है कि इसे हर तरह के सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पावर और डिफेंस। ऑटोमेशन से प्रोडक्शन को अब स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कंपनियां कम से कम पावर और मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर सकती है। This automation exhibition gives us a very good platform for presenting our technologies and new products. It inspires us to generate new products every year. The focus more is on IoT. As you can see, everywhere we are showing IoT, because IoT is going to be the future of communication. इस एक्सपो में सिर्फ देसी कंपनियां ही नहीं, बल्कि चीन, ताइवान, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से करीब 50 कंपनियां शामिल हैं। ये सारी कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही अपने ऑटोमेशन पार्ट्स बनाने में लगे हैं। राधिका कुमार, मुंबई। छोटी कारों का बाजार और गरमाने जा रहा है। रेनो ने क्विड का ज्यादा पावर वाला वेरिएंट बाजार में उतार दिया है। क्विड अब 1 लीटर इंजन के साथ आई है और वो भी सिर्फ 22,000 रुपए ज्यादा में। नई क्विड इस सेगमेंट की चैंपियन मारुति ऑल्टो को टक्कर देगी। रेनो ने पिछले साल क्विड को लॉन्च किया था और अपनी एसयूवी जैसी लुक और किफायती दाम की वजह से ये लोगों को खूब पसंद आई। क्विड ने छोटी कारों के बाजार को हिलाकर रख दिया। इसी रिस्पांस से उत्साहित होकर रेनो अब सीधे सीधे ऑल्टो को चुनौती दे रही है। अब क्विड 1 लीटर के इंजन के साथ ज्यादा पावरफुल रूप में आ गई है। पहले वाली क्विड 800 सीसी इंजन के साथ थी। क्विड 1.0 68 bhp पावर देती है। कार की कीमत 3,82,000 रुपए से 3,95,000 रुपए तक रखी गई है, जो पहली वाली क्विड से 22,000 रुपए ज्यादा है। लुक में नई क्विड पुराने वर्जन जैसी ही है, लेकिन फीचर्स में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि NVH लेवल, क्लच और इंजन माउंट पहले के मुकाबले बेहतर किए गए हैं। इस गाड़ी में हमने चेंजेस किए। वो कस्टमर्स जो कि 1 लीटर कैटेगरी की कार को एंजॉय करना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं, आज इस लॉन्च के साथ हमने अपने बेस को बढ़ाया है और हमारे कस्टमर्स के लिए दोनों अवेलेबल हैं। इसका जो हमने दाम रखा है वो 0.8 लीटर के जो RXT वर्जन है उसमें 22,000 रुपए ऊपर रखा है सिर्फ। इस सेगमेंट में क्विड के अलावा मारुति की ऑल्टो K10 और Hyundai की Eon जैसी गाड़ियां हैं जो लोगों में काफी पॉपुलर हैं। नई क्विड का माइलेज 23 किलोमीटर के करीब है, जो ऑल्टो K10 के 24 किलोमीटर से कुछ कम है। कीमत में भी नई क्विड ऑल्टो के मुकाबले की है। रेनो को उम्मीद है कि जैसे पहले वाली क्विड लोगों को खूब पसंद आई थी, वैसे ही ये ज्यादा पावर वाला वर्जन भी युवाओं को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहेगा।
रोहन सिंह, दिल्ली। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।